गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पाठ के नज़रिए से और हमारी मानव भूगोल की किताब के हिसाब से। वो हमारा जो पाठ है वो है मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास, इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। मानव भूगोल का जो विकास है इसके बारे में अध्ययन करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। इसे 3 भागों में बांटा गया है बेटा। मानव भूगोल के विकास को, मानव भूगोल के विकास के बारे में बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। कैसे? प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक। आधुनिक काल, हम इसके बारे में बात करेंगे। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में। इस मानव भूगोल के विकास को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी के द्वारा, माध्यम के द्वारा समझाना चाहता हूं। कैसे? समझिए। भूगोल की 2 शाखाएं। पहली शाखा थी भौतिक भूगोल, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, और जो आप 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उसका नाम है मानव भूगोल। आज अपन बात करेंगे सिर्फ इस मानव भूगोल के टॉपिक की, क्योंकि जो परिभाषाएं थी, प्रकृति थी, विषय क्षेत्र था, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम मानव भूगोल का विकास। कैसे विकास हुआ, इसका प्राचीन काल में कैसे विकास हुआ, मध्यकाल में कैसे विकास हुआ, आधुनिक काल में इसका कैसे विकास हुआ। इसे समझने के लिए हम 3 बातों पर प्रकाश डालेंगे। 3 बातें क्या क्या है देखिए, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताई थी। जैसे संभववाद या आपके संभववाद थी, नियतिवाद जिसे निश्चयवाद भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है संभववाद, दूसरा निश्चयवाद जिसे आपने नियतिवाद के रूप में भी पढ़ा था। कौन थे समर्थक? एलन सैंपल, ठीक है। और फिर इसके विडाल्डी लाप्लास। संभववाद के समर्थक विडाल्डी लाप्लास, निश्चयवाद के समर्थक या नियतिवाद के समर्थक कौन थी? एलन सैंपल। और लास्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इसे आधुनिक काल में निकाला गया, उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद या इसे नवनियतिवाद भी कहते हैं। नवनियतिवाद। अब इनमें एक एक टॉपिक के बारे में अपन अध्ययन करते हैं, समझते हैं और चलते हैं। ये चीज़ आपको समझनी है बेटा। मैंने स्टार्टिंग से लेकर के अब तक फिर बता रहा हूँ कि ये आपका टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में समझना है। ये बड़े प्रश्न में बन भी सकता है और इंडिविजुअली आ भी सकता है। कैसे आएगा? मानव भूगोल के विकास के बारे में समझाइए। ये इस तरीके से आता है तो 3 नंबर में ये प्रश्न आएगा। 4 नंबर में अगर प्रश्न आता है तो आएगा मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र एवं विकास पर प्रकाश डालिए। ये 4 नंबर पे प्रश्न बनेगा। अब जो 3 नंबर का प्रश्न बनता है उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। पहला होता है संभववाद। नाम से पता लग रहा है आपको, संभववाद पहला है हमारा संभववाद। तो संभववाद में देखिएगा आप, संभववाद क्या है? संभववाद, संभववाद में संभावनाएं। कैसे? मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगा, आज बारिश हो सकती है, बिजली कड़क रही है, मौसम में नमी है, गर्मी बहुत तेज है। ये सिर्फ आप संभावनाओं पे व्यक्त कर रहे हैं,
क्योंकि आपने महसूस किया और आपने व्यक्त किया, तो वो कहलाता है संभववाद। इसे मानववाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानववाद भी कहा जाता है। मानववाद भी कहा जाता है। इसमें मानव की बात की जाती है, जो मानव के ऊपर डिपेंड करती है, इसे मानव के ऊपर डिपेंड करती है। संभववाद में मानववाद को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि एक मानव सिर्फ संभावनाओं पे चलता है और किसी पे चीज नहीं चलता। कैसे? मानव है, मैं आरएस बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं अपनी संभावनाओं पे खरा उतरूंगा, ये संभववाद कहलाता है। अब आता है नंबर 2 पे निश्चयवाद। जिसे आप नियतिवाद भी कह सकते हैं, जिसे आप प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं, जिसे आप पर्यावरणवाद भी कह सकते हैं। अर्थात निश्चयवाद या नियतिवाद को पर्यावरणवाद भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है। इसमें पूर्णतया सारी क्रियाएं पर्यावरण से संबंधित मानी जाती है। इसमें प्रकृति को बलवान बताया है, प्रकृति अपने आप को इसमें बलवान मानती है, और संभववाद जो है, जिसे मानववाद कहती है, उससे अपने विपरीत स्वभाव प्रकट करती है। निश्चयवाद में प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है। एक बार दोबारा समझें, संभववाद तो मानववाद है जिसमें मानव को बलवान बताया गया है। निश्चयवाद में पर्यावरण को बलवान बताया गया, अर्थात प्रकृति को बलवान बताया गया है। तो एक समय की बात है, ये दोनों वाद आपस में विपरीत भाव में लड़ रहे थे। जैसे एक घर में 2 भाई होते हैं, उस तरीके से ये 2 भाई थे। कौन कौन? संभववाद और निश्चयवाद। संभववाद कहे मैं बलवान, तो निश्चयवाद कहे मैं बलवान। संभववाद जिसमें मानव है वो अपने आप को बलवान बता रहा है, निश्चयवाद है जिसमें प्रकृति है वो अपने आप को बलवान बताती है। और ये एक इस तरीके से बलवान बताकर वर्तमान की जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में ला करके खड़ा कर देती है, क्योंकि मानव अपने बुद्धिजीवी होने का प्रमाण नहीं छोड़ता, प्रकृति इस मानव को पैदा करने का प्रमाण नहीं छोड़ती। इस वजह से मानव जो है वो प्रकृति से लगातार लोहा लेता रहता है और लगातार उसे नुकसान पहुंचाना पड़ता है। अभी आपने देखा हो तो लॉकडाउन जब लगा था तो उस समय प्रकृति भी कितनी खुश थी, पर्यावरण साफ था, गंगा नदी साफ हो गई, वातावरण साफ था। उसका कारण क्योंकि मानव बंद था, और जब मानव वापस खुला तो उसी की समस्या क्या देखने लगी? पर्यावरण प्रदूषित हो गया, वातावरण दूषित हो गया और प्रकृति वापस विनाशकारी हो गई। जहां संख्या हमारी हजारों में थी वो लाखों में बढ़ती चली गई। इस तरीके की सिचुएशन को देख करके निश्चयवाद को कहा गया कि निश्चयवाद कहता है कि हे मानव, क्या कहता है? हे मानव, तू भले ही बुद्धिजीवी है पर प्रकृति के आगे नहीं जीत सकता। कैसे? पर संभववाद कहता है कि नहीं, मैं इस धरती पे मानव हूं, मैं इस प्रकृति को जब चाहूं जब जीत सकता हूं, इस प्रकृति पर राज कर सकता हूं, मैं अपनी बुद्धि से इन पेड़ पौधों को काट दूं। पर वो ये नहीं जानता कि वह आगे ना पीछे इस प्रकृति का नुकसान पहुंचा रहा है, इस प्रकृति को दूषित कर रहा है। इस तरीके से प्राचीन काल और मध्यकाल में इन लोगों में वाद विवाद देखने पड़े। कुछ विद्वानों ने प्राचीन काल और मध्यकाल में इस तरीके के विचार प्रकट किए, जिसमें हमबोल्ट थे, हेरोडोटस है, ठीक है, अनेक व्यक्ति हैं। प्राचीन काल में जो घुमक्कड़ जनजातियां थी उनके बारे में बताया कि संभववाद थे, मानव था, घुमक्कड़ प्रजाति में थे, रहते थे, घूमते थे, खाते थे और घूम करके शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। धीरे धीरे वह मध्यकाल में आए, आग का आविष्कार होने लगा। आग का आविष्कार होने की वजह से भोजन पका के खाने लगे, शिकार का महत्व समझने लगे, फसल का पैदावार करने लगे। फसल की पैदावार होने की वजह से वो फसल को पका करके खाने लगे। ये मध्यकाल में हुआ। आधुनिक काल जो अभी वर्तमान काल है, और इसी आधुनिक काल को नाम दिया गया नवनिश्चयवाद। क्या नाम दिया गया बेटा? नवनिश्चयवाद। इसी को नवनिश्चयवाद कहा गया। संभववाद और निश्चयवाद के बीच में अगर किसी ने सजगता फैलाई, जिसने बताया कि तुम दोनों के लड़ने से कुछ नहीं होगा, मानव कहे मैं बलवान, प्रकृति कहे मैं बलवान, उसमें नुकसान किसका है? मानव का है। तो उस नुकसान से बचने के लिए जिस वाद का जन्म हुआ उसे कहा गया नवनिश्चयवाद। और नवनिश्चयवाद का जन्म हुआ 21वीं सदी में।
21वीं शताब्दी में। नवनिश्चयवाद का जन्म कब हुआ बेटा? 21वीं शताब्दी में। और 21वीं शताब्दी में इसका जन्म करने वाले व्यक्ति का नाम था ग्रिफिन टेलर। क्या नाम था? ग्रिफिथ टेलर। ये विद्वान थे जिनने नवनिश्चयवाद का जन्म किया और इनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने प्रकृति और मानव के मध्य एक नया संबंध पैदा किया जिसका नाम था नवनिश्चयवाद। इसके अंदर नवनिश्चयवाद में हम ग्रिफिन टेलर द्वारा जो नई नींव रखी गई उसके बारे में बात करते हैं। उसे किस तरीके से इन्हें प्रदर्शित किया, उसे समझाने के लिए इन्हें क्या उदाहरण दिया, उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम करते हैं। इसको देखेंगे। देखिए आप, ग्रिफिन टेलर ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था नवनिश्चयवाद। क्या था बेटा? नवनिश्चयवाद। इसके अंदर ग्रिफिन टेलर द्वारा दिया गया इसे कब दिया गया? 21वीं शताब्दी में दिया गया। क्या था? इसे इन्हें एक परिभाषित किया, जो जिस शब्द के द्वारा किया वो था रुको और जाओ। क्या था बेटा? रुको और जाओ। इस 3 शब्दों में बहुत गहनता छुपी हुई है, जिसे संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद का जन्म माना जाता है। संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद की बात ग्रिफिन टेलर ने जिन शब्दों के माध्यम से दी उसका नाम था रुको और जाओ। इसे समझाने के लिए एक डायग्राम आप देखिए, फिर उसके बाद में आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने शहरों में निवास किया है और वहाँ पर यातायात नियंत्रण बत्तियों का प्रयोग होते हुए देखा होगा। यातायात नियंत्रण बत्ती बोले तो रेड लाइट का प्रयोग होते हुए आपने देखा होगा। हर चौराहे पे रेड लाइट लगी हुई होती है। हर चौराहे पे रेड लाइट लगी होती है। उसका काम होता है आने वाले यातायात को रोकना। ग्रिफिन टेलर ने जिस रुको और जाओ का प्रयोग किया उसे रेड लाइट एरिया के द्वारा या लाल बत्ती नियंत्रण के द्वारा बताया। और उन्होंने कहा कि देखिए, जो रेड लाइट वाला भाग होता है, जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे चारों तरफ से वाहन चलते हैं और उन चारों तरफ के वाहनों को अगर लाल बत्ती के द्वारा ना रोका जाए तो दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है। इस कारण उन्होंने कहा रुको और जाओ। आपने रेड लाइट वाली जगह देखा होगा, जैसे ही लाल बत्ती हो जाती है, कौन सी बत्ती होती है? लाल, तो वाहन रोक दिए जाते हैं और हरी बत्ती होने पर वाहनों को जाओ अर्थात चलने के लिए संबोधित किया जाता है। इस प्रकार ग्रिफिन टेलर ने बताया कि जब किसी चौराहे पर या किसी स्थान विशेष पर जब लाल बत्तियां लगी रहती है और चारों ही दिशा से वाहन चलते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना होती है। अर्थात निश्चयवाद और संभववाद में विवाद होने पर निश्चित रूप से मानव की हानि होना आवश्यक है तथा मानव की बुद्धि से प्रकृति का या पर्यावरण का नुकसान होना भी आवश्यक है। इस कारण ग्रिफिन टेलर ने बताया कि साहब, आप इन दोनों के मध्य का जो रास्ता निकाला, नवनिश्चयवाद निकाला, उसे रुको और जाओ के द्वारा समझाया। उसे उदाहरण देते हुए, एग्जाम्पल देते हुए बताया कि साहब, रेड लाइट पर अगर आप वाहन लेकर के चल रहे हैं तो वहाँ लगी हुई लाल बत्ती आपको रुकने के लिए संबोधित करती है। किसके लिए संबोधित करती है साहब? रुकने के लिए संबोधित करती है। और जैसे ही वह हरी हो जाए तो वो चलने के लिए संबोधित करती है। कैसे? समझे। रुको को कहा गया है संभववाद। कैसे?
कि संभावना हो चुकी है, आपको रेड लाइट हो गई और अपन क्या करते हैं, शहरों में गाड़ी लेकर के भागते हैं, और गाड़ी लेके भागते हैं तो लाल बत्ती पे, अगर लाल बत्ती पे आप रेड लाइट हो चुकी है और आप नहीं रुक रहे, तो आपके साथ संभावना व्यक्त की है प्रकृति ने कि रेड लाइट हो गई है तो रुक जा, पर मानव संभावनाओं को नहीं मानता है और वो लाल बत्ती पर निकल जाता है। एक उदाहरण देखिए, वर्षा ऋतु होती रहती है, वर्षा ऋतु में आपको कहा जाता है घर वालों के द्वारा कि साहब आप बाहर मत निकलिए, पर आप क्या कहते हैं, नहीं मैं छाता ओढ़ के जा रहा हूँ, मैं रेनकोट ओढ़ के जा रहा हूँ, और आप संभावनाओं को नहीं समझते हैं, और आप जब बारिश तेज होती है, उसका बहाव तेज होता है, तो आप पानी के साथ साथ बह जाते हैं। उसी प्रकार रेड लाइट वाला जो भाग है वो आपको सतर्क करता है कि रुक जाओ, अर्थात रुकना जरूरी है, रुको, अर्थात प्रकृति का आप नुकसान ना करें, उसे आप सदुपयोग करें, रुकें और उसको समझें और फिर आगे बढ़ें। और इसी प्रकार से जब आप रुक जाते हैं लाल बत्ती पर और कुछ क्षण बाद में हरी बत्ती हो जाती है, कौन सी बत्ती हो जाती है, हरी बत्ती, अर्थात निश्चयवाद, अर्थात निश्चयवाद, आपको चलना आवश्यक होता है और आप चल जाते हैं तो आपका जीवन भी बच जाता है तथा प्रकृति भी सुधर जाती है। पर अगर जाओ हरी बत्ती होने के बाद में भी आप उस रेड लाइट वाले एरिया से नहीं निकलते हैं, तो पहले तो आगे वाली गाड़ी ठोकती, अब पीछे वाली गाड़ी ठोकेगी, अर्थात नुकसान किसका है, मानव का है। अगर मानव ने अपनी बुद्धि से इस पर्यावरण का सदुपयोग नहीं किया और मानव तूने इस प्रकृति को अपना सही उपयोग से नहीं लिया, तो नुकसान हर तरीके से तेरा ही है। तू नहीं समझेगा तो मानव का नुकसान पूर्णतया हो सकता है और उसका जीवन विनाशकारी लीलाओं में परिवर्तित हो सकता है। इसी प्रकार ग्रिफिन टेलर ने अपने उदाहरण के माध्यम से रुको और जाओ को, रुकने को संभववाद के माध्यम से और जाओ को निश्चयवाद के माध्यम से मिला करके नवनिश्चयवाद की नींव रखी थी, नवनिश्चयवाद की नींव रखी थी, अर्थात संभववाद और निश्चयवाद दोनों मिलाकर के नवनिश्चयवाद का जन्म हुआ, जो ग्रिफिन टेलर के द्वारा 21वीं शताब्दी में किया गया, अर्थात पर्यावरण में किया गया। अब एक बार हम परिभाषाएं देखेंगे तीनों की, संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद, इनके बारे में देखेंगे। पहली होती है संभववाद। संभववाद में मानव कहता है मैं प्रकृति से बलवान हूं और प्रकृति पर जब चाहूं जब विजय प्राप्त कर सकता हूं, इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो करता है वो संभववाद कहलाता है। दूसरा आप क्या आता है, निश्चयवाद। निश्चयवाद में पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। इसमें प्रकृति अपने आप को बलवान समझती है और पर्यावरण के मानव के मध्य रहकर वह मानव को नुकसान पहुंचाने के लिए कहती है और वह मानव से अपने आप को बलवान साबित करना चाहती है, इसी को निश्चयवाद कहा गया। फिर आता है नवनिश्चयवाद, जो संभववाद और नवनिश्चयवाद के मध्य का भाग है, जिसे समझाने के लिए ग्रिफिन टेलर महोदय ने 21वीं शताब्दी में जो अपनी पंक्तियां रखी उसे रुको और जाओ के नाम से संबोधित किया। इस रुको और जाओ को संबोधित करने के लिए उन्होंने जिस भाग का प्रयोग किया उसे उन्होंने रेड लाइट एरिया अर्थात लाल बत्ती क्षेत्र के नाम से संबोधित किया। उस लाल बत्ती क्षेत्र में उन्होंने बताया कि अगर लाल बत्ती हो जाए अर्थात संभावनाएं हो जाए तो आपको लाल बत्ती पे रुकना आवश्यक है। अगर व्यक्ति विशेष संभावनाओं को नहीं चलेगा, संभावनाओं से नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से उसका हानि होना आवश्यक है। अर्थात रुकने का मतलब है संभावनाएं, संभववाद। और जैसे ही लाल बत्ती क्षेत्र में हरी लाइट हो जाती है अर्थात ग्रीन लाइट हो जाती है तो जाओ, जाओ का मतलब होता है निश्चयवाद। निश्चयवाद मतलब निकल जाना, आप उस लाल वाले एरिया से निकल सकते हैं। इस प्रकार आपने मानव भूगोल के विकास के बारे में देखा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में देखा, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में देखा, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में देखा। इस बारे में देखने पर समझा कि किस प्रकार से इस मानव भूगोल की देखिए बच्चों, इस प्रकार आपका ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है। 3 क्लासों में हमने ये 3 प्रकार का आपका पूरा पार्ट कंप्लीट किया, जिसमें आपने पहले क्लास में मानव भूगोल की परिभाषाएं समझी, दूसरे में आपने प्रकृति एवं विषय क्षेत्र समझी और तीसरे में आपने मानव भूगोल का इतिहास या विकास मान सकते हैं उसे समझा कि जिसे हमने किस प्रकार पढ़ा। इसको आप घर पे भी अध्ययन करें तथा घर पे अध्ययन करने के साथ साथ इसके अभ्यास किस प्रकार करना है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको
बता रहा हूं वो आप देखें, जो महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट में बनते हैं तथा इस पार्ट का पूरा शुरू से लेकर के अंतिम रूप तक जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको किस तरीके से बताना चाह रहा हूं वो आप देखिए एक बार। इसमें इस पार्ट में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो किस प्रकार है, देखिए। पहला क्वेश्चन नंबर 1, आप भी नोट डाउन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको नोट करने हैं करिए। पहला, रेड जेल की पुस्तक का नाम। वह परिभाषा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, आधुनिक भूगोल के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेड जेल की शिष्या का नाम। क्वेश्चन नंबर 4, एल-एन सैंपल की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 5, एल-एन सैंपल कहां की निवासी थी। क्वेश्चन नंबर 6, पॉल शब्द का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जीन ब्रून्स की परिभाषा। जीन ब्रून्स की परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको करना है मानव भूगोल का विकास। और अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए विषय क्षेत्र प्रकृति विकास का वर्णन। इस प्रकार आपको ये 10 क्वेश्चन आपकी कॉपी में करके लेके आने हैं तथा साथ ही आपको याद भी होने चाहिए। जब हम मिलेंगे उस समय आपका इन क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाएगा। धन्यवाद।